अवस्थी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हमारा विषय था संस्कृत व्याकरण, यानी हम पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे थे समास। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुव्रीहि समास। आइए पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है। हाँ, हमारा विषय संस्कृत व्याकरण। टॉपिक है समास। पढ़ना है हमें बहुव्रीहि, यानी समास का जो अंतिम वेद है, छठवां बहुव्रीहि। समास अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सामासिक पद में जिस सामासिक पद में सभी पद मिलकर किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास कहलाता है। समझ में आ गया? और इसका सूत्र भी नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है कभी परीक्षाओं में। अनेक मान्य पदार्थी, क्या है सूत्र? अनेक मान्य पदार्थ। तो उदाहरण एक आप देख लीजिए। अब ये दो पद मैंने पहले बताया कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। सॉरी, उदाहरण देख लीजिए। एक दशानन, दशानन। ठीक है। अब इस
का हम जब पद विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा 10 आननानि। यस्य सः, यानी 10 आनन हैं जिसके, ठीक है, वह। तो अब हिंदी अर्थ क्या मिला इसका, अर्थात गांव, ठीक है। अब वैसे आप देखें कि यहाँ संख्यावाची शब्द भी है तो द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन यहाँ तीसरे शब्द की विशेषता आ जाए, तीसरे पद की ओर संकेत हो, वहाँ पर द्विगु नहीं होगा, क्या होगा, बहुव्रीहि होगा, ठीक है। तो अब आइए इसके भेद देखते हैं। एक विशेष बात नोट कर लीजिए, क्या है विशेष, पद विग्रह करते समय, पद विग्रह करते समय यस्य येन यस्मै यश के रूप में का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब बहुव्रीहि समास के भेद, 4 भेद हैं इसके। बहुव्रीहि समास के भेद। तो पहला सॉरी पहला जो भेद है वो है समान अधिकरण बहुव्रीहि, समान अधिकरण बहुव्रीहि। सॉरी समान अधिकरण बहुव्रीहि यानी समान अधिकरण बहुव्रीहि। दूसरा है व्यधिकरण बहुव्रीहि। दूसरा क्या है, व्यधिकरण बहुव्रीहि। तीसरा है तुल्य योग बहुव्रीहि। सॉरी यहाँ व्याधिकरण है, तुल्य योग बहुव्रीहि। और अंतिम है इसका चौथा भाग यानी चौथा भेद, व्यतिहार बहुव्रीहि। व्यतिहार बहुव्रीहि।
तो अब जो है नोट कर लीजिए इसे, फिर एक एक भेद पढ़ते हैं इसके। पहला है समानाधिकरण बहुब्री। समानाधिकरण बहुब्रीहि। अब आप देख रहे हैं कि समान अधिकरण अर्थात दोनों पदों में एक ही विभक्ति हो, ठीक है, दोनों पदों में एक ही विभक्ति हो जब सामासिक पद की जब सामासिक पद के सभी पदों में समान विभक्ति हो तो वहाँ समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है। ठीक है, यानी दोनों पदों में या सभी पदों में समान विभक्ति होती है तो वहां क्या होता है, समानाधिकरण बहुब्रीहि। अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। जितेंद्रिय जितेंद्रिय जित धन इंद्रिय अर्थात अब इसका जब पद विग्रह करेंगे हो जाए तो क्या हो जाएगा, जितानि इंद्रियाणि जितानि इंद्रियाणि येन सह जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, ठीक है, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, तो कौन होता है, ऋषि। ठीक, ऋषि जो है इन सारी इंद्रियों को जीत लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है दोनों पद एक ही विभक्ति के हैं, समान विभक्ति के हैं, तो यहाँ पर समान अधिकरण बहुब्रीहि है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नीलकंठः अब इसका पद विग्रह क्या होगा, नीला, नीला हमारे नीला ब्लू, कंठः यस्य सः, नीला है कंठ जिसका, हिंदी अर्थ है नीला है कंठ जिसका। ठीक है,
तो जिसका कंठ नीला है वो कौन है? शिव, शिव जी। ठीक है। अब आप एक चीज और ये समझ लीजिए कि नीलकंठा, ये नील शब्द जो है, नीला शब्द विशेषता भी बता रहा है। ठीक है। तो ये कर्मधारय समास भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर जो है, जो ऑप्शन पहले आए उसको सही करिएगा। परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है, कंफ्यूजन वाले सवाल दिए जाते हैं। अगला एग्जाम्पल आइए। महाशया, महाशया, कहते हैं ना महाशय कहाँ से आ रहे हो, है ना? कहते हैं ना, अरे महाशय कहाँ जा रहे हो, हैं? तो महाशय, महाशय, महान धन आशय। ठीक है। आशय मीन्स उद्देश्य, तो महान आशय यस्य सा, यस्य सा, महान है आशय जिसका। कौन होता है? सत्पुरुष यानी सज्जन पुरुष। दशानन को मैंने पहले दे दिया है। ठीक है। 10 आनानी, 10 आननानि यस्य सः, दशानन या दशानना, तो इसका पद विग्रह क्या होगा? 10 आननानि यस्य सः, अर्थात रावण। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। पीताम्बरा, पीताम्बरा। अब इसका पद विग्रह क्या होगा? पीतम अंबरम। पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, यस माने जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, है वह कौन है? सा माने वह, है किसका है? विष्णु जी का। है ना? तो इस तरह से ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं दूसरा भेद इसका। दूसरा भेद था व्याधिकरण बहुव्रीहि। व्याधिकरण बहुव्रीहि। अब व्याधिकरण बहुव्रीहि में क्या है? दोनों पद अलग अलग विभक्तियों के होते हैं, या सभी पद अलग अलग विभक्तियों के होते हैं। ठीक है। तो जब समास के सभी पदों में या दोनों पदों में कह सकते हैं, अलग अलग विभक्ति होती है, अलग अलग विभक्ति होती है,
तो वहां व्याधिकरण बहुव्रीहि होता है। ठीक है, व्याधिकरण बहुव्रीहि होता है। उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, है चक्रपाण। चक्रपाणी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पाणी मीन्स, पाणी का अर्थ है हिंदी में हाथ, चक्र माने चक्र, सुदर्शन चक्र का नाम सुने होंगे, हैं, चक्री। तो चक्र पाण, अब इसका पद विग्रह जब करेंगे तो चक्रम पाणौ, चक्रम पाणौ यस्य सः। अब आप देख रहे हैं ये प्रथमा विभक्ति में है और पाणौ सप्तमी विभक्ति में है। ठीक है, आधारोधकरणम। तो चक्रम पाणौ, चक्र है हाथ में जिसके। ठीक, कौन है? विष्णु। चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। ठीक, अगला उदाहरण देखिए, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, चंद्रम शेखरे, ये पद विग्रह है। चंद्रम शेखरे यस्य सः, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात चंद्र है मस्तक पर जिसके। तो कौन है वो? शिव जी। अब आप देख रहे हैं कि दोनों पद अलग अलग विभक्तियों के हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, गदाहस्तः। गदा हस्ता, गदा मीन्स जानते ही हो, हस्त मीन्स होता है हाथ। गदा है हाथ पर जिसके, अर्थात गदा हस्ते यस्य सः। समझ में आया? सॉरी, गदा हस्ते यस्य सः। गदा है हाथ पे जिसके, किसके हाथ में गदा है भाई? भीम। सही उत्तर है आपका भीम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, चूड़ामणि। चूड़ामणि, तो इसका पद विग्रह होगा
चूड़ायाम मणि। अब आप देख रहे हैं कि चूड़ा में जो है सप्तमी है और मणि प्रथमा में है, तो चूड़ायाम मणि, यानी अलग अलग विभक्तियां हैं दोनों पदों में। यश सा, चूड़ा है मणि में जिसके, अर्थात जिसके मणि है चूड़ा में जिसके, मणि है चूड़ा में जिसके, अर्थात मणि है फन में जिसके। तो फन में किसके मणि होती है? सांप के। वेरी गुड। तो यस्य शाह, चूड़ायाम मणि, यस्य शाह, मणि है चूड़ा में जिसके, अर्थात शाह। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब आइए इसका अगला भेद देखते हैं हम। तीसरा भेद है तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि, जब समास विग्रह में सह शब्द का प्रयोग होता है। सह शब्द का प्रयोग होता है जब समास विग्रह में सह शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां तुल्य योग बहुव्रीहि तुल्य योग बहुव्रीहि होता है। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण तुल्य योग बहुव्रीहि का, शपुत्र। शपुत्र, अब इसका जब पद विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पुत्रेण सहिता। अब इसमें तीसरा पद क्या प्राप्त होगा? पुत्र के साथ कौन होता है? पिता। समझ आ गया होगा? ठीक है, सपत्नी का, यानी पत्नी के साथ, तो क्या हो जाएगा? जब पद विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पत्न्या, पत्न्या सहिता। और पत्नी के साथ कौन होता है? पति। ठीक, इसी तरह से सकुटुम्बः,
इसमें देख रहे हैं आप कि पहले ही सामासिक पद में सा शब्द लगा हुआ है, तो विग्रह हो जाएगा कुटुम्बेन सहिता, कुटुम्बेन सहिता, यानी कुटुंब के साथ। कौन होता है कुटुंब के साथ? कौन होता है भाई? हैं? परिवार के साथ पद, ठीक है। अब इसका अंतिम उदाहरण भेद देखते हैं हम। अंतिम भेद देखते हैं इसका, व्यतिहार बहुब्रीहि, ठीक है। व्यतिहार बहुब्रीहि, ठीक है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब सामासिक पद में तृतीयांत यानी सामासिक पद में एक पद जो है तृतीया विभक्ति, उसका अंत जो है तृतीया विभक्ति में हो रहा हो या सप्तमी विभक्ति में हो रहा हो, तृतीयांत या सप्तम्यांत यानी सप्तमी विभक्ति से अंत हो रहा हो, सप्तम्यांत, जब सामासिक पद में तृतीयांत या सप्तम्यंत पदों का प्रयोग हो, पदों का प्रयोग हो, वहाँ साथ ही साथ एक चीज और है, प्रयोग हो तथा झगड़े का आभास, झगड़े का आभास, समझ में आ गई बात? तृतीया विभक्ति या सप्तमी विभक्ति से अंतर हो रहा हो और साथ ही साथ सामासिक पद से लड़ाई या झगड़े का आभास हो, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? तो वहाँ तुल्य योग, तुल्य योग बहुब्रीहि होता है, ठीक है। अब जो है उदाहरण देखिए, केशा केश, पहला उदाहरण क्या है? उदाहरण पहला है केशा केश, केशा केशा केश, केश माने होता है बाल। अब इसका जब पद विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? केशेश, केशेश,
गृहीत्वा प्रवृत्तम युद्धा, अर्थात बालों को पकड़ करके युद्ध के लिए प्रवृत्त यानी संलग्न, युद्ध में लग जाना। अब ये बहुत पहले की बात है कि अगर दो बहनें आपस में लड़ाई करते थे तो एक दूसरे की चुटिया पकड़ करके, बाल पकड़ करके लड़ते थे। तो उसी के लिए है, यानी केशों को पकड़ करके लिए युद्ध के लिए, केशों को पकड़कर युद्ध के लिए प्रवृत्त समझ में आ गया होगा। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, हस्ता हस्त, अब इसका जब पद विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हस्ताभ्याम 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 प्रवृत्तम युद्धा, हाथों को ग्रहण करके या हाथों को पकड़कर युद्ध के लिए प्रवृत्त युद्ध के लिए तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ना। तो इस तरह से यहाँ व्यतिहार बहुव्रीहि है, ठीक है। अब ये आपका बहुव्रीहि समास समाप्त हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह की कोई परेशानी है, दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिए, ओके, मैं समाधान करूँगा। तो भाई नए छात्र मेरे चैनल को यानी अवस्थी क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर इसे शेयर करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपके चेहरों का भविष्य भी उज्जवल हो सके। तो अच्छे शुभकामनाओं के साथ मैं आरपी अवस्थी आप सभी को नमस्कार करता हूँ।